हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एचपीएससी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी लोगों का 9 और 10 सितंबर को एचपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, लेकिन उनका जो 20 मार्क्स का जो कॉमन पोर्शन आने वाला है, उसके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसी की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरू में एक दो क्वेश्चन है जो ब्लर है, बाकी आगे सारे बहुत साफ हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान नहीं है। ये जो मॉडल दे रखे हैं, आपको दो मॉडल दिए गए हैं, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बेसिक मॉडल नहीं है ये बताना है। कौन सा बेसिक मॉडल है ये बताना है। तो दोनों ही बेसिक मॉडल हैं, अधिगम का प्रतिमान भी और निर्देशात्मक प्रतिमान भी, दोनों ही क्या होते हैं, बेसिक मॉडल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब डिटेल में पढ़ने का तो टाइम नहीं बचा है, आपको जहाँ से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है आप लोग कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि कोई एक व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। आधारभूत आवश्यकता पूछी गई है, बेसिक नीड पूछी गई है कि कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षक बनना चाहता है, तब उसके लिए बेसिक नीड क्या होनी चाहिए। शिक्षण में वास्तविक रुचि, उसकी रुचि होनी चाहिए शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर। छात्रों को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास, वो छात्रों को नियंत्रित कर पाए ऐसी उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको विषय की नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी अभिव्यक्ति, यानी उसको आता तो सब कुछ हो लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता हो। तो इन चारों ऑप्शन में से बेसिक नीड पूछी गई है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले व्यक्ति को विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो इनमें से किसी में भी सक्षम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो बेसिक नीड है उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सत्य नहीं बताना है, नहीं पूछा गया है। शिक्षण के बारे में कह रहा है, जो शिक्षण है वो सिर्फ एक कला है। तो सिर्फ कला थोड़ी ना होता है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों होता है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जाता है, केवल शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है, नो ये भी रॉन्ग हो गया। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, जन्मजात होते हैं, नो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कथन दिए गए हैं सभी क्या है, सत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। इस जो 4 कौशल आपको दिए गए हैं, इनमें से शिक्षक के अंदर क्या चीज़ जरूरी होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से रिलैक्स करना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसमें से जो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। जो शिक्षक जो बात कह रहे हैं उसका छात्र को समझ में आना चाहिए, सबसे पहले यही जरूरी है इन चारों में से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको मेल करना है कि जो कौन सा जो लेवल है वो किसके द्वारा दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सबसे पहले हमें दिया गया है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ओके, ग्रहण शक्ति स्तर ये किसने दिया है, मोरिसन ने दिया है। नेक्स्ट है विचारशील स्तर, ये किसने दिया है, हंट ने दिया है। तो फर्स्ट का ये जो हमारा 5th का जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही हो जाएगा। ओके, ये नाम आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न सत्रों का सही क्रम है। सही क्रम बताना है। जो आपके 3 लेवल होते हैं कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, तो उनका सही प्रकार से जो क्रम है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर और फिर हमारा चिंतनशील स्तर आता है। ओके, ये सब चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी होंगी, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके ना सिर्फ एचपीएससी वालों के लिए बल्कि ईएमआरएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर जो स्वतंत्र चर है वो इनमें से कौन सा होगा। शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला, माता पिता, संस्थान, इसमें से जो स्वतंत्र चर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। 2 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर हमारा कौन सा होगा, शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? शिक्षक को कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए? विश्लेषणात्मक विधि, जिसको एनालिटिकल बोलते हैं इंग्लिश में, संश्लेषणात्मक विधि, या फिर विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या फिर पहले संश्लेषणात्मक बाद में विश्लेषणात्मक। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले विश्लेषण करना चाहिए, फिर उन चीज़ों का संश्लेषण करना चाहिए। पहले उसके टुकड़े टुकड़े तोड़ करके समझाओ, फिर उसको इकट्ठा करके समझाओ, ठीक है। तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसमें मिलान करना है संपूर्ण से अंश की ओर। जो होल, जो समग्र की जो बात करता था, संपूर्णता की जो बात करते थे, वो कौन करते थे? गेस्टाल्टवादी करते थे, ओके। स्व अध्ययन, सेल्फ लर्निंग है, उसकी बात कौन करते हैं? डाल्टन करते हैं। भावना का प्रशिक्षण, ये किसने बताया है? मोंटेसरी और फ्रोबेल ने बताया है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 9 का भी ए जो सही है, जो ए ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है? जो शिक्षण है उसकी प्रकृति अभी मैंने आपको बताई थी। शिक्षण ना सिर्फ कला है बल्कि ये क्या है? विज्ञान भी है। शिक्षण अपने आप में विज्ञान एवं कला दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह की अगर आप लोग सीरीज चाहते हैं, आप लोगों के पास आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी आप लोगों के पास 3-4 दिन बचते हैं, आप लोग चाहते हैं इसी तरह की प्रैक्टिस, तो आप लोग मुझे बता दीजिए ताकि मैं आप लोगों को 100-200 क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करवा सकूँ और आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 सत्रों को दर्शाता है? शिक्षण के जो 3 सत्र हैं, मैंने अभी आपको बताया है जो 3 लेवल हैं कौन कौन से। स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतनशील स्तर होता है, लेकिन पेडागोजिकल स्तर हमारा नहीं होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? कि अभी जो हमारा जो शिक्षण पद्धति चल रही है उसके अंदर जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो शिक्षार्थी केंद्रित है, प्रशिक्षु केंद्रित है, समूह केंद्रित है। पूरे समूह को केंद्र में ध्यान में रखकर पढ़ाई जाती है, या जो हम जिसको ट्रेनिंग देते हैं उसको ध्यान में रख करके पढ़ाई जाती है, या शिक्षार्थी को ध्यान में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए का आप सभी को पता है, छात्र केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जब सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? एंड्रोगोजिकल। पेडागोजिकल में तो उसको मतलब अध्ययन जो करवाते हैं, है ना, लेकिन जिसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? एंड्रोगोजिकल। जब जो शिक्षार्थी है वो आत्मनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो, तो वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एंड्रोगोजिकल का, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। तो उनमें से उस उद्देश्यों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए? तो फ्रेंड्स, उन उद्देश्यों में विशेषताएं होनी चाहिए, ध्यान देने योग्य होने चाहिए, मापने योग्य होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उनकी, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। तो ये सारे लक्षण उनके अंदर होने चाहिए। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? किसकी बात की गई है? गतिशील शिक्षण वातावरण की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षक है वो कैसा चर है? एक स्वतंत्र चर है। छात्र कैसा चर है? एक आश्रित चर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शिक्षण सत्र में कौन सा सत्र कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? जो कक्षा का जो सत्र है वो खुला और स्वतंत्र, किसकी बात की गई है? खुले और स्वतंत्र की बात की गई है। इस तरह का वातावरण है वो किस में होना चाहिए? जो क्वेश्चन नंबर 16 है, चिंतनशील, जो खुला भी होगा स्वतंत्र भी होगा, इस तरह का वातावरण जहाँ पे यानी चिंतन करने को मिलेगा, चिंतनशील स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं हम, और इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि 10-12 मिनट में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं 1-1.5 घंटा लगेगा, 100-200 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आप लोगों को करवा दूंगी, आपके अच्छा सी रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नीड होगी तो ही मैं इसको आपके लिए बनाऊंगी। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है?
तो पाठ्यक्रम सब जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन की विषय की पेशकश, गलत है। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अनुभवों का आयोजन करना, सीखना और अनुभव दोनों शामिल होते हैं, ये भी हमारा गलत है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हो जाएगा हमारा 20। हाँ, यही सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि जो शिक्षण जो संस्थान है उसके द्वारा जो निर्देशित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी अनुभव करते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। 17 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो कोग्निटिव जो हमारा नॉलेज था उसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, आप सभी जानते हैं, ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बेंजामिन एस ब्लूम इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है। पहले से सीखी गई सामग्री का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जो पहले से सीख चुके हैं उस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उसको, उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग एप्लीकेशन हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है उसका उच्चतम स्तर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, उच्चतम स्तर कौन सा होता है, मूल्यांकन किया जाता है उच्चतम स्तर के अंदर, इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, 20 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की प्रैक्टिस, तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक सैंपल डाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आगे भी इसी तरह से प्रैक्टिस रख लेंगे 3-4 दिन। एचटेट को थोड़ा साइड में रख देंगे। ओके, जो सत्तावादी सत्र है वो कौन सा होगा, सत्तावादी की बात की गई है ना, सत्तावादी क्या नहीं क्या हो जाएगा, वो शिक्षक केंद्रित होगा, तब वो क्या होगा, सत्तावादी हो जाएगा भाई। ठीक है, वैसे हमारा क्या होना चाहिए, शिष्य केंद्रित होना चाहिए, लेकिन सत्तावादी स्तर पर शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित है, वही उसको प्रदर्शित करता है। 21 का ए आंसर सही है। हमने 10-12 मिनट में 21 जो आंसर थे, 21 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लिए हैं। थोड़ी थोड़ी कोशिश भी की है कि आपको थोड़ा समझा पाऊँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। और आप लोगों के लिए ऑल दी बेस्ट, आपके एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।